नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री, बाजीराव द स्टडी सर्किल अलवर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर। आज हम फिर से हमारा टॉपिक जो सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक हम लोगों ने जो स्टार्ट किया हुआ था, भाग 1 और भाग 2, इन दो टॉपिक पर हमारी बात हो चुकी है। भाग 1 और भाग 2 टॉपिक में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के उद्गम के बारे में, उसके नामकरण के बारे में, उसके काल निर्धारण के बारे में, उसके हम लोगों ने विनाश के कारण के बारे में और सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक स्थिति को हम विस्तार से क्लियर कर चुके हैं। हमें सिंधु घाटी सभ्यता के आज के टॉपिक में जो टॉपिक लेना है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में। इस सैंधव सभ्यता में हजारों की संख्या में स्थल हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनमें एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पुटअप करता है, उन्हीं स्थल्स के बारे में हमें पढ़ना है। आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इन स्थलों से ज्यादातर जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो अवशेषों को लेकर के आते हैं। अवशेषों के बारे में कोई विशेष जानकारी है तो एग्जामिनर उस ओर ज्यादा इंगित करता है। खासतौर पे हाल ही में जो राजस्थान के अंदर रीट का एग्जाम जो होने वाला है, उस सभ्यता के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। क्योंकि हम लोग इस समय जो पढ़ रहे हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास की हम बात कर रहे हैं। मित्रों, प्राचीन भारत के इतिहास में एक बड़ी विडंबना ये है कि जो इतिहास लिखा गया है वो अवशेषों के आधार पर लिखा गया है। मेरे इस टीचिंग कैरियर के दौरान कई बार क्लासेज में ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो होता है किसी गाइड से पढ़ाता है या किसी और गाइड से पढ़ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसके जो सन है या कोई उसका कोई फैक्ट्स है वो कहीं मैच नहीं हो पाता, उसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ होती है। और एक हम जो उस प्रॉब्लम को आप हमें बार बार उसको फेस करना पड़ता है। इसलिए मैं एक बार आज आपको इस टॉपिक में जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसमें मैंने किन किन किताबों का सहयोग लिया हुआ है, उन किताबों के बारे में आपको बता रहा हूं, ताकि आप सनद रहें कि किन किताबों से नोट्स बनाए गए हैं, किन किताबों का अध्ययन करके हम आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि गाइड का कोई भी फैक्ट यदि होता है, यदि वो विवादित हो जाता है तो वो ये मानिए कि न्यायालय के द्वारा भी प्रासंगिक नहीं होता, ना ही वो संज्ञान में लिया जाता है। लेकिन जो किताबें जो आईएएस स्तर तक जो किताबें पढ़ी जाती हैं, उन किताबों को फैक्ट ज्यादा प्रमाणिक होते हैं। उन किताबों की बात मैं आपसे कर रहा हूं जो सहायक पुस्तकें इस टॉपिक के तहत रही हैं। वो पहली पुस्तक हमारी है प्राचीन भारत का इतिहास, वीडी महाजन। दूसरी पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, केसी श्रीवास्तव। तीसरी पुस्तक है हमारी प्राचीन सभ्यताएं, नेमिशरण मित्तल। भारतीय पुरातत्व डॉक्टर श्री कृष्ण ओझा। और प्राचीन भारत का इतिहास जयंत श्री माली की जो पुस्तक है, इन पुस्तकों को आधार हम लोगों ने इसमें बनाया है और कुछ व्यक्तिगत नोट्स जो हम लोगों ने तैयार करके वो आपके सामने रखा है। हमारा जो बेस है वो ये किताबें हैं, और यदि कोई फैक्ट्स में कहीं प्रॉब्लम होती है, आपको दिखता है, तो आप इन किताबों से कंसल्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है पिछले वीडियोस में मेरे दिए हुए होते हैं, आप वहां पर उस प्रश्न को डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको हम मिल जाएगा और आपकी जो जिज्ञासा है उसको हम शांत करने का प्रयास करेंगे। आज इस टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग जो स्थलों की बात कर रहे हैं, एक बार मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है या उसका जो आकार है, सिंधु घाटी सभ्यता आकार जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपकी एक त्रिभुजाकार है। उत्तर के अंदर जो कश्मीर में मांडा, इधर पूर्व में आलमगीरपुर, दक्षिण में दैमाबाद और पूर्व में सुतका गैंडोर, ये जो स्थल रहे हैं ये इनके सीमांतर स्थल रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। और इसका जो आकार है वो आकार त्रिभुजाकार है, जैसा कि यहाँ देखा जा चुका है। तो उत्तरी जो स्थल है सैंधव सभ्यता का एकदम उत्तरी स्थल जो माना जाएगा वो मांडा माना जाएगा। पूर्वी जो स्थल होगा वो आलमगीरपुर होगा। दक्षिणी स्थल जो एक तरीके से होगा वो इसका दैमाबाद हो गया। और सुतका गैंडोर जो है वो एकदम पश्चिमी इसका स्थल जो है सैंधव सभ्यता का आएगा। आज इस सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख जो स्थल हैं, जिन स्थलों से मैंने कहा कि एग्जामिनर बार बार उन स्थलों से प्रश्न पूछता है और उन स्थलों से मुख्य रूप से अवशेषों पर आधारित हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम पहले एक बार आपको, मुझे इसमें नक्शे की सहायता थोड़ा लेना होगा
ताकि विद्यार्थियों को सनद हो जाए, क्लियर रहे इस बात को लेके कि वो स्थल कहाँ पर है। इंडिया का पूरा मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ मुख्य स्थलों की बातें हमें करनी है जिनसे हमारी बात होगी। एक स्थल जो सैंधव सभ्यता का सबसे प्रारंभिक जो स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर है। मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल जिस पर हमें डिस्कस करना है वो भी पाकिस्तान में है। चन्नूदड़ो जो आप देख रहे हैं लेकर के, वो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में है, पाकिस्तान में है। यहां एक बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आजकल एक चलन में प्रश्न लेके चल रहा है कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है, या कौन से स्थल भारत से बाहर स्थित है, या कौन से स्थल जो हैं भारत में स्थित हैं। इस प्रकार के प्रश्न बनाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में जो प्रश्न होते हैं वो पूरे विषय के ऊपर कंसेप्ट को क्लियर मांग करते हैं एक तरीके से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग विद्यार्थी, कई बार ऐसा होता है कि सैंधव सभ्यता के अंदर पूरा टॉपिक पढ़ चुका होता है, एक एक को रटाफिकेशन कर लेता है, एक एक फैक्ट्स रट लेता है, लेकिन एग्जामिनर कुछ इस तरीके से बात कर जाता है कि एग्जाम वो उसमें विद्यार्थी एग्जामिनर द्वारा जो पूछे जाने वाला प्रश्न है उसके नेचर को समझ नहीं पाता, तो उसमें एक बहुत हल्का सा प्रश्न बन जाता है, लेकिन फिर भी वो गलत हो जाता है, क्योंकि सिंपल बात कर रहा है कि इसमें हमें ऐसा है कि कौन सा स्थल ऐसा है कि जो भारत के अंदर स्थित नहीं है। तो कुछ स्थल ऐसे होते हैं जिनसे हमें मिल जाता है कि यार सेम उसके सेम जो नाम का होता है वो भारत के अंदर होता है, तो थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो ये जो स्थल हैं ये सारे के सारे जो हैं वो आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, ये पाकिस्तान में हैं। नेक्स्ट स्थल जिसकी हम बात करेंगे वो है धोलावीरा। धोलावीरा जो गुजरात के अंदर है। इधर सुरकोतड़ा जो गुजरात का स्थल है, रोजदी जो है ये भी गुजरात के अंदर है। रंगपुर, लोथल और बनावली, रंगपुर और लोथल ये दोनों जो स्थल हैं ये भी गुजरात के हैं, और बनावली जो है ये आपके हरियाणा के अंदर है। रोपड़ जहां से युगल शव वो मिला है ये पंजाब का स्थल है। और कालीबंगा जो कि हमारे राजस्थान स्टेट्स जो है उससे होने वाली जो एग्जाम्स हैं, आप ये ध्यान रखिए कि राजस्थान सरकार के द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं उन एग्जाम में टॉपिक होता है प्राचीन सभ्यताएं। उसके लिए जो है राजस्थान जीके के वीडियो, जो मेरे वीडियो हो आपको देखने होंगे, वो अलग से बन रहे हैं, वो चल रहे हैं इस समय। तो ये और इंडियन हिस्ट्री आपकी एक तरफ चल रही है, तो कालीबंगा के बारे में डिटेल हम लोग वहां ज्यादा ले रहे हैं प्राचीन सभ्यताओं के अंदर, क्योंकि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में 4 सभ्यताएं ऐसी मुख्य रूप से होती हैं जिनसे एग्जामिनर प्रश्न सबसे ज्यादा पूछता है। एक सभ्यता है कालीबंगा, दूसरी सभ्यता है आहड़, तीसरी सभ्यता है बैराठ। इन 3 सभ्यताओं को खासतौर पे आपको ध्यान रखना है, कालीबंगा, आहड़ और बैराठ। और चौथी जो सभ्यता है जो इनके बाद आती है वो है गणेश्वर सभ्यता। इन 4 सभ्यताओं से एग्जामिनर लगभग जो भी क्वेश्चन, जो भी एग्जाम होता है उसके अंदर बार बार प्रश्न पूछ रहा होता है। यदि 4 सभ्यताएं राजस्थान की, फिर रिपीट कर रहा हूं, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ, 4 सभ्यताएं यदि विद्यार्थी इनको ढंग से क्लियर कर लेता है तो आप ये ध्यान रखिए कि प्राचीन सभ्यताओं का आप ये मानिए कि 98% करीब टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। लेकिन तो इन स्थलों की बात हमें यहां करनी है। हमारे लगभग 2 वीडियोस के अंदर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, और उम्मीद पूरी है, पूरी आशा, आप ये ध्यान रखो, विश्वास रखिए कि एग्जामिनर इससे बाहर क्वेश्चन पूछने की स्थिति में नहीं होता है बिल्कुल भी। नेक्स्ट हम जो अब बात कर रहे हैं मित्रों, अब हमें सबसे पहले स्थल की बात करनी है जो सैंधव सभ्यता स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला नगर था, उस नगर को हम जानते हैं हड़प्पा के नाम से जानते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सैंधव सभ्यता के जो स्थल सबसे पहले खोज जो चल रही थी वो सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी है उसके आसपास के क्षेत्रों में चल रही थी। तो जब उस नदी से अलग अन्य जो स्थलों पर जब नए नए स्थल मिलने लगे थे, तो इस आधार पर पुरातत्व विभाग के द्वारा जो इस सभ्यता को नाम दिया गया था, एक प्रमाणिक जो नाम दिया गया था वो दिया गया था हड़प्पा सभ्यता। और पहले दूसरे वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि यह पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता का प्रमाणिक नाम क्या है, तो आपको वो ध्यान रखना है, वो होगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है वो पंजाब जो स्टेट है, जो पंजाब जो है पाकिस्तान के अंदर है। पंजाब हमारे 2 हैं, एक भारत में भी है, एक पाकिस्तान में भी है। पश्चिमी पंजाब एक तरीके से पाकिस्तान में, और पूर्वी पंजाब जो है भारत में, क्योंकि बंटवारे के दौरान पंजाब के 2 हिस्से हो गए थे। लेकिन आज हम इसको पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के बारे हिसाब से नहीं बोलते हैं, लेकिन दिशाओं के आधार पर हम लोग जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो उसमें हम बताते हैं
कि जो पश्चिम का हिस्सा है वो पश्चिम पंजाब चला गया पाकिस्तान में, और जो पूर्वी जो हिस्सा है वो पूर्वी आ गया हमारे भारत के अंदर। तो पंजाब हमारे भारत में भी है और पंजाब हमारे पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसका जिला साहिवाल, उस साहिवाल में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी। यह हड़प्पा जो स्थल है वो सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। पहला जो स्थल मोहनजोदड़ो को लेकर बात होती है, लेकिन चूंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो एक विस्तृत बड़ा स्थल है वो राखी गढ़ी को घोषित कर दिया गया लेके, तो अब यहां जो है ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल, ये अभी इसका दूसरे नंबर का बिल्कुल अभी वही बना हुआ है। इस हड़प्पा स्थल पर सबसे पहले जो नजर गई थी वो गई थी चार्ल्स मर्सन की 1826 में। 1826 में सबसे पहले जो जानकारी दी थी इस स्थल के बारे में वो चार्ल्स मर्सन के द्वारा दी गई थी। उत्खनन जो प्रारंभ हुआ था 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उत्खनन जो है, खुदाई जो होती है वो एक बार में नहीं होती है, वो कई परतों में खुदाई होती है और काफी लंबे समय तक खुदाई चलती है। दयाराम साहनी के बाद उत्खनन के इस कार्य को जो आगे का जो अंजाम दिया था, जो आगे बढ़ाया था, वो मार्टिमर हिलर और माधोसरो वत्स जैसे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इसको आगे बढ़ाया था। मार्टिमर हिलर ने जब उत्खनन किया था या उनके नेतृत्व में जब उत्खनन कार्य चला तो उन्हें एक टीला मिला था, वो 2 टीले मिले थे जिसे माउंट ए और माउंट बी। उन टीलों को जो नाम दिया गया था वो मार्टिमर हिलर ने दिया था। आप विशेष तौर पे ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना है माउंट ए और माउंट बी, ये जो नाम दिया गया था वो मार्टिमर हिलर के द्वारा दिया गया था। क्योंकि सिंधु सभ्यता से, माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए बहुत सिंपल तरीके से प्रश्न होते हैं, इसमें सीधे सीधे प्रश्न होते हैं। बस आप ये मानिए एक तरीके से आपकी मेमोरी जो है वो चेक की जाती है। यहाँ पर जो फैक्ट्स जो होता है वो मेमोरी की ही बात यहाँ रखता है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, कंफ्यूजन आपका नहीं बनना चाहिए, इसलिए स्थिति है। तो मार्टिमर हिलर ने जो नाम दिया है वो माउंट ए बी नाम दिया, जो टीले मिले थे उनको। यहां जो अवशेष मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, उन अवशेषों की मैं बात आपसे कर रहा हूं। यहां से एक समाधि मिली है जिसे कब्रिस्तान भी कहा गया है, उस समाधि को नाम दिया गया R37। अब आपको ये ध्यान रखिए, आपसे ये क्वेश्चन आ भी चुका है और ये पूछा जाता है कि R37 क्या है, तो आप कहेंगे, आपका आंसर होगा कब्रिस्तान या समाधि। यहां 15 मकानों की एक पंक्ति है, मकान छोटे हैं इसलिए उनको इंडिकेट किया जाता है कि ये श्रमिक आवास हैं, क्योंकि बड़े बड़े मकान जो बने होते हैं, 2 मंजिला मकान हो जिनके अंदर 25 से 30 कमरों की संख्या हो, कोई श्रमिक इतना बड़ा मकान नहीं बना सकता। इसलिए इतिहासकारों का यह अनुमान है कि जो छोटे छोटे मकान बने हुए हैं, ये 15 मकानों की जो पंक्ति एक साथ मिली है, तो आप ये ध्यान रखिए श्रमिक आवास उनको बताया गया है। यहां से एक बर्तन हमें मिला है जिस पर मछुआरे का चित्र बना हुआ है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है एक एग्जाम में कि तो अभी ध्यान रखिए एक बर्तन मिला है जिस पर मछुआरे का चित्र है। इससे इंडिकेट होता है कि इस तरीके से मछलियों का शिकार उस समय किया जा रहा था। शंख का बना बैल भी यहां से मिला है, एक पीतल का बना इक्का और ईंटों का एक वर्गाकार चबूतरा अवशेषों के रूप में हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ये हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए मुख्य अवशेष हैं जो मुख्य रूप से एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है, तो आपको इन खासतौर इन बातों से रखना है। हड़प्पा से प्राप्त किए हुए जो कुछ मुख्य और जो स्थल हैं उनकी चर्चा में पिछले जो सिंधु सभ्यता के भाग 1 और भाग 2, विशेष तौर पर भाग 2 वाले वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं, क्योंकि कुछ जो अवशेष हैं उनकी चर्चा हमारी वहां हो गई है। तो इसलिए इस समय यदि उन अवशेषों को दोबारा हम चर्चा करते तो समसामयिक वो नहीं है, वो कोई प्रासंगिक इस समय नहीं है। इसलिए क्या है कि वो चर्चा हमारी पहले हो चुकी है। पिछले वीडियोज के आप अपने जो नोट्स बनाए उनको वहां से इसमें नोट कर सकते हैं। दूसरा स्थल जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। दरअसल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये 2 बड़े महान नगर जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर थे, सिंधु सभ्यता की एक तरीके की राजधानी माने जाते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है कालीबंगा, जो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी रहा है। मोहनजोदड़ो भी आज सिंध जो प्रांत है पाकिस्तान का,
उस पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के अंदर स्थित है। नदी जो इसकी है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। मोहनजोदड़ो जिस पर एक फिल्म अभी हाल ही में बन चुकी है मोहनजोदड़ो के नाम से। कभी मौका, वैसे आप लोगों ने देखा होगा उस फिल्म को, यदि किसी ने नहीं देखा है तो एक बार उस फिल्म को आप जरूर देखें, जिससे मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है उसको समझने का काफी, वो सत्यता के काफी करीब है, तो उसको समझने का अवसर आपको मिलेगा। क्योंकि एक थ्योरिकल हम लोग पढ़ लेते हैं और एक ऐसे कि फिल्म के रूप में प्रैक्टिकली कोई चीज हमें दिखा दी जाती है तो हमारे स्मृति पटल पर ज्यादा समय तक, ज्यादा लंबे समय तक रहती है और हमें उसमें ज्ञान के उसके ज्ञान के अंदर हमारे में वृद्धि होने लगती है। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, चूंकि सिंधी भाषा में जो अर्थ यहाँ है उसे मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला के नाम से इसको जाना जाता है। तो मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ है वो मुर्दों का टीला है। यहां उत्खनन कार्य हड़प्पा के जस्ट एक वर्ष बाद यानी कि 1922 में आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी और मार्टिमर हिलर ने इनके उत्खनन कार्यों को आगे बढ़ाया था। मोहनजोदड़ो के जो मुख्य जो स्थल रहे हैं उन स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो रहा है वो वृहत स्नानागार रहा है। वृहत स्नानागार पर विस्तार से चर्चा हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के चैप्टर भाग 2 में हो चुकी है। जॉन मार्शल ने इस वृहत स्नानागार को आश्चर्यजनक निर्माण कहा। राजस्थान का जो टेट का जो पेपर हुआ, रीट नाम जो कि अब हुआ है, पहले आरटेट के नाम से इसे जाना जाता था, तो आरटेट का जो पेपर था उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि वृहत स्नानागार को आश्चर्यजनक निर्माण कहने वाले विद्वान कौन है। तो इस वृहत स्नानागार का जो उपयोग उस समय होता था वो जनता के द्वारा धार्मिक अवसरों पर स्नान आदि के लिए किया जाता था। इस प्रकार की स्थिति है। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है अन्नागार। अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। आपका दो प्रश्नों में ध्यान रखिए। एक प्रश्न आपका होगा कि मोहनजोदड़ो सभ्यता की उल्लेखनीय स्मारक कौन सी है, वो होगी वृहत स्नानागार। और दूसरी यदि बात हमारी होती है कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो वो होगी अन्नागार। अन्नागार जो इसे नाम दिया है वो मार्टिमर हिलर के द्वारा दिया गया है। मार्टिमर हिलर ने इसे अन्नागार नाम दिया है। यहां से एक महत्वपूर्ण और अवशेष मिला है जिसे हम सभा भवन के नाम से जानते हैं। दरअसल एक बड़ा, बहुत विशाल एक कमरा मिला है। अर्नेस्ट मेके ने एक विचार अपना रखा है यहां से। अर्नेस्ट मेके इसे सभा भवन ने मान करके वो ऐसा मानते हैं कि जैसे कोई यहां कोई बाजार लगता था। बाजार चूंकि आज भी हम देखते हैं, वर्तमान में भी आप भारत की राजधानी दिल्ली में देखें या बड़े जो मेट्रोपोलिटन सिटी है उनमें देखा जाए तो आज भी डेज के हिसाब से मार्केट लगते हैं। कोई संडे मार्केट होता है, कोई मंडे मार्केट होता है, कोई ट्यूसडे मार्केट होता है लेकर के। इस प्रकार से हमारे अलवर के जो विद्यार्थी हैं, जिला अलवर जो राजस्थान के अपने विद्यार्थी हैं, वो जानते हैं कि अलवर के अंदर भी संडे मार्केट लगता है। तो ऐसे उन मार्केट्स में ऐसा होता है कि जो गरीब जो तबका होता है वो अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को वहां से उनको क्रय कर सकता है, उनको खरीद सकता है लेकर के। तो अर्नेस्ट जो मेके रहे हैं इतिहासकार, उनका जो मानना रहा है वो ये मानते हैं कि यहां कोई जनरल रूप से कोई मार्केट लगता होगा। एक अवशेष जो कि पुरोहित आवास जो कहलाता है, इसको पुरोहितों के विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। तो पुरोहित आवास के जो अवशेष मिलते हैं वो जो मिलते हैं वो भी मिलते हैं कहां से, मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से जो एक टीला मिला है उसे स्तूप टीले के नाम से जाना जाता है, जो कि मोहनजोदड़ो के पश्चिम में स्थित है। यहां कुषाण शासकों के द्वारा यहां एक टीला बनवाया गया था। उस टीले को जो नाम दिया गया वो स्तूप टीला नाम दिया गया था। आप ये ध्यान रखिए, ये एक विशेष प्रश्न है कि कुषाण शासकों के द्वारा जो टीला बनवाया गया था वो कहां बनवाया गया था। तो वो जो मिला है वो मोहनजोदड़ो सभ्यता से वो मिला है। यहां से कुंभकारों के 6 भट्टे मिले हैं। सूती कपड़ा, क्योंकि सूती कपड़े का निर्माण उस समय प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि सूती कपड़े में जो रॉ मेटेरियल एक कपास जो होती है, और कपास को जो उगाने का श्रेय जाता है वो सैंधव सभ्यता के लोगों को ही जाता है। तो सूती कपड़े का जो उद्योग है, सूती कपड़े का जो इंडस्ट्री है, वो हमारे भारत का प्राचीन से प्राचीनतम उद्योग रहा है। और
ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों का आगमन भारत पर हुआ था तो उन्होंने उस समय सूती कपड़े पर ही कमांड की थी। उसका डिटेल हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तब उसमें सबसे ज्यादा वहां पर करेंगे। यहां से जो एक एग्जाम में आ चुका ये क्वेश्चन, एक नाव मिला है, जो नाव में एक वो नाव युक्त नाव के चित्रांकन से बनी एक मुद्रा मिली है। उस मुद्रा पर नाव का चित्र बना हुआ है, जिससे सिद्ध होता है कि यहां जो व्यापार है वो जल मार्गों के द्वारा किया जाता था। सामूहिक नरकंकाल मिले हैं। सामूहिक नरकंकाल एक तरीके से एक आक्रमण को यहां शो करते हैं, ये बताते हैं कि यहां पर कोई ना कोई आक्रमण हुआ है। कांस्य नर्तकी की प्रतिमा और योगीराज शिव की प्रतिमा, ये बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। कांस्य नर्तकी की प्रतिमा और योगीराज शिव की प्रतिमा, जिनकी विस्तार से चर्चा मैं सिंधु घाटी सभ्यता के भाग 2 में कर चुका हूं। आप उस वीडियो को देखें तो इसमें यहां से इनको मिला है। और नेक्स्ट जो बात यहां से है, मोहनजोदड़ो सभ्यता से जो प्रमाण हमें नहीं मिलते एक तरीके से, वो दुर्गीकरण और कब्रिस्तान के प्रमाण जो वो यहां से नहीं मिलते हैं। तीसरा जो स्थल हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज, वो है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो भी पाकिस्तान में है। चन्हूदड़ो के लिए भी नदी वही है जो मोहनजोदड़ो सभ्यता के लिए है, क्योंकि ये जो स्थल है, ये स्थल मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो के जब दक्षिण में स्थित है तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। तो मित्रों इससे तय है कि इसकी भी जो नदी है वो कौन सी है, सिंधु नदी है। यहां उत्खनन 1934 में जो किया गया है, गोपाल दास मजूमदार के द्वारा किया गया। और 1943 में दोबारा जो उत्खनन हुआ वो अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया। चन्हूदड़ो से जो प्रमुख रूप से जो स्थल प्राप्त हुए हैं, वो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं इस स्थल से, वो कौन कौन से हैं, हम उनकी बात करते हैं। यहां से एक पैरों के साक्ष्य मिले हैं। उन पैरों के साक्ष्य से सिद्ध होता है कि बिल्ली का पीछा एक कुत्ते के द्वारा किया जा रहा है। बिल्ली के पंजों के निशान है, कुत्ते के पंजों के भी निशान है। तो बिल्ली के पंजों के बाद कुत्ते के पंजे के निशान आ रहे हैं, जिससे सिद्ध हो रहा है लेकर के कि किसी बिल्ली का पीछा जो है वो कुत्ता कर रहा है। मन के बनाने का जो कारखाना है, वो कारखाना भी चन्हूदड़ो से मिला है। महिलाओं की जो श्रृंगारिक सामग्री है, हमने पहले बताया लेकर के आपको दूसरे वीडियो के अंदर कि सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उस सभ्यता में महिला और पुरुष दोनों आभूषण ग्रहण किया करते थे। महिलाएं जो हैं बाकायदा श्रृंगार को तवज्जो देती थी, क्योंकि श्रृंगारिक सामग्री यहां से मिली है। कांच, कंगा, लिपस्टिक, काजल के जो अवशेष हैं वो यहां से मिलते हैं। विशेष तौर पे आपको जो अवशेष का ध्यान रखना है, लिपस्टिक और कंगा, काजल, ये जो अवशेष हैं ये चन्हूदड़ो से मिलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, एग्जामिनर कई बार ऐसा होगा कि ऐसा नहीं कि आपसे सीधा ये कह दे कि लिपस्टिक के अवशेष, काजल के अवशेष, कंगा के अवशेष कहां से मिले हैं। वो इन सबको मिलाकर के हमसे प्रश्न ये कर सकता है कि श्रृंगारिक प्रसाधन के अवशेष किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं। तो ये सारे के सारे भाग जो हैं वो श्रृंगारिक प्रसाधन के हैं। विशेष तौर पर हमें यह ध्यान रखना है। यहां 3 घड़ियाल और 2 मछली के अंकन युक्त हमें एक मुद्रा प्राप्त होती है। 3 घड़ियाल हैं और 2 मछली हैं, उसका अंकन उस पर है और वहां से एक मुद्रा मिली है। गुड़िया निर्माण का कारखाना भी जो प्राप्त होता है वो चन्हूदड़ो से प्राप्त होता है। यहां से मन के बनाने का कारखाना मिला है, गुड़िया निर्माण का कारखाना मिला है। इट मीन्स एक तरीके से सिद्ध होता है कि ये एक औद्योगिक नगर सा है, क्योंकि प्राचीन इतिहास के बारे में सत्यता तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो आधार होता है वो आधार होता है अवशेष, और अवशेषों के आधार पर ही हम वहां तक पहुंचते हैं, वरना बिना अवशेषों के आधार पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे हमने कहा कि सैंधव सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है, तो नगरीय सभ्यता इसलिए कह रहे हैं कि आज जिन अवशेषों का, जिन वस्तुओं का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, या जिस प्रकार का ज्ञान हमारा है, विज्ञान हमारा है, उस ज्ञान विज्ञान से सैंधव सभ्यता के लोग पूर्व में ही परिचित थे, वो उसको जानते थे। इससे सिद्ध हो जाता है कि वो सभ्यता एक नगरीय सभ्यता रही है। यहां से आप भी ध्यान रखिए, प्राक
हड़प्पा संस्कृति, झूकर जाकर संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखिए, आपको पता हो कि झूकर जाकर संस्कृति के अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं। वो प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो सभ्यता से। मित्रों, किलेबंदी के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो सभ्यता से भी प्राप्त किलेबंदी के जो साक्ष्य हैं वो हमें चन्नूदड़ो से भी प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि नगरों में ज्यादातर जो देखा जाता है वो पूरा का पूरा नगर जो होता है वो चार दीवारी में होता है, उसको हम किलेबंदी की स्थिति में कहते हैं। अलवर के विद्यार्थी जो हैं वो इस बात दोनों ने देखा होगा। यदि विद्यार्थियों ने नहीं देखा जिस स्थल का नाम मैं ले रहा हूं तो एक बार उस स्थल को जरूर देखें, या जो देख चुके हैं वो उसको एक बार अपनी स्मृति पटल पर लाएं तो उन्हें दिखेगा कि पूरा का पूरा नगर है, और उस नगर को हम जानते हैं भानगढ़ के नाम से। वो जो भानगढ़ नगर है, एक फिल्म बनी थी, जो आप मानिए कि 2000 के दशक में एक फिल्म बनी थी जो कर्ण अर्जुन के नाम से जानी जाती है। उस कर्ण अर्जुन के अंदर बकायदा वहां एक शूटिंग की जाती है, तो भानगढ़ जो स्थल है वहां पर जाकर फिल्मांकन हुआ है। तो यदि कोई राजस्थान से बाहर के जो विद्यार्थी हैं यदि वो देख नहीं पाए तो उस फिल्म के अंदर वो सीन देख सकते हैं, तो जिसके अंदर उन्हें दिखेगा कि बकायदा चारों ओर किलेबंदी दीवार है, मेन गेट है, मेन गेट से अंदर चलते हैं तो सड़क के दोनों ओर बकायदा दुकानें आती हैं। वो जो शॉप्स हैं उनमें बकायदा 3 पार्ट्स हैं, छोटे छोटे 3 पार्ट्स हैं, उन 3 पार्ट्स के अंदर बकायदा वो दुकानें हैं और वो मार्केट एक आगे तक बना हुआ है। हम अलवर के अंदर इस प्रकार की दुकानों को कुछ अवशेष अब भी जो, हालांकि अब जो सिटी है उस सिटी के अंदर मार्केट में बहुत मॉडर्नाइजेशन उसका हो चुका है उन दुकानों का, इसलिए वो चीजें चेंज हो गई हैं। यदि हम लोग अलवर में एक जो अलवर का जो हार्ट है, एक प्रमुख स्थल जहां एक स्थापत्य का एक बहुत शानदार उदाहरण हम हॉप सर्कस के नाम से जानते हैं, उस ओर से जब हम तिरुपोलिया बाजार की ओर जाते हैं तो वहां बीच में कुछ दुकानें जिनमें एक मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है, तो हमें देखने के अंदर मिलेगा उसको लेकर के कि वो दुकान भी 2-3 खनों के अंदर हैं, उनके 2-3 पार्ट हैं। तो इस प्रकार से पूरा एक मार्केट रहा है, प्राचीनतम मार्केट रहते थे। तो इस जो उन मार्केट में बाजार लगा करते थे, विभिन्न प्रकार दुकानें लगा करती थी, तो आपको दिखेगा उस भानगढ़ से आपको पता लगेगा कि किलेबंदी किस प्रकार की होती थी और कैसे किस प्रकार से स्थिति ये होती थी कि वहां से पूरा शहर हमें दिखा करता था, पूरे शहर को समझने का मौका। बल्कि मैं आपसे बात कर रहा हूं वो है सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। 1927 में यहां का उत्खनन ऑरेल स्टाइन के द्वारा किया गया था। यह जो स्थल है सुत का गेंडोर, यह एक प्राकृतिक चट्टान पर स्थित है। दरअसल यहां कोई किसी प्रकार का कोई बड़ा नगर नहीं है। इस सुत का गेंडोर स्थल का जो विकास किया गया था, जो इसकी स्थापना की गई थी, इसके पीछे जो उद्देश्य था वो सिंध और मेसोपोटामिया के मध्य समुद्री व्यापार को सुगम बनाने के लिए, समुद्री व्यापार जो है उसके अंदर एक संबंध कायम करने के लिए इस स्थल को बनाया गया था। दरअसल इस स्थल को, यहां से अवशेषों की हम बात करते हैं तो इतिहासकारों का मानना है कि ये पूरा शहर के अवशेष यहां पर नहीं है। इसकी स्थापना जो हुई है वो समुद्री व्यापार को सुगम बनाने के लिए हुई है। तो संभवतः उन्होंने अपना जो विचार रखा है वो रखा है कि संभवतः एक बंदरगाह रहा होगा। यहां से ताम्र निर्मित वाणाग्र मिला है और मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। आप एक को विशेष तौर पे ध्यान रखिए, यहां इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल की बात है वो ये है कि इसका विकास का उद्देश्य क्या है। इसकी विकास का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है सिंध और मेसोपोटामिया के मध्य समुद्री व्यापार को सुगम बनाना। और ये जो रूप इसका माना गया है वो एक बंदरगाह के रूप में माना गया है। मित्रों, आज की चर्चा सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थलों की हमारी यहीं समाप्त होती है। इससे आगे के स्थलों की चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में आपके करूंगा, लेकिन आपको अपने नोट्स इस वीडियो क्लास को देखकर कंप्लीट रूप से बना लेने हैं। विशेष तौर पे राजस्थान का जो रीट का एग्जाम जो होने वाला है उसके स्टूडेंट्स इस ध्यान रखें, वो आराम से यहां से अपने नोट्स बना लें और इनको याद करें। कोई भी प्रॉब्लम, किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरे दूसरे वीडियोस में बाकायदा मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं और आपको उस प्रश्न का उत्तर हर हाल में, हर तरीके से आपको दिया जाएगा। वाजिब प्रश्न आपका है, उसका बाकायदा आपको उत्तर मिलेगा, क्योंकि आपका सहयोग करना ही मेरा उद्देश्य है। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं आज।
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।